नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। अगले 1 घंटे में हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिससे आपको है सीधा सरोकार। लेकिन सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर एक मंत्री के घर पर आतंकियों ने हमला बोला। आपको हम बता दें कि आतंकियों ने सूबे के हज और वक्फ राज्य मंत्री फारूक अंद्राबी के घर पर हमला बोला, लेकिन शुक्र की बात यह रही कि उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। हमलावरों ने हालांकि बता दें आपको कि पुलिस वालों को वहां पर जख्मी कर दिया और इसमें 2 पुलिस वाले जो हैं वो घायल भी हो गए हैं। 5 राइफल लेकर आतंकी फरार हो गए। कश्मीर में मंत्री के घर पर आतंकी हमला, फारूक अंद्राबी के घर पर हुआ हमला, 2 पुलिस वाले जख्मी। महबूबा सरकार में हज और वक्फ राज्य मंत्री फारूक अंद्राबी के घर पर आतंकी हमले ने सनसनी फैला दी है। बीती रात करीब 10:15 बजे अनंतनाग जिले के शिष्टा गांव में भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने फारूक अंद्राबी के घर पर धावा बोला। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहले पुलिस पोस्ट पर फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आतंकी घर में दाखिल हुए। आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों से 5 राइफल छीन ली। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए। हमले के वक्त अंद्राबी घर में नहीं थे। जिस घर पर हमला हुआ वहां फारूक अंद्राबी के माता पिता रहते हैं। हमले की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने आतंकियों की तलाश में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अंद्राबी अकेले नहीं है। अगस्त 2016 में शिक्षा मंत्री नईम अख्तर के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। अक्टूबर 2016 में मंत्री अब्दुल रहमान भट्ट के घर पर आतंकी हमला हुआ। दूसरी तरफ पुलवामा में भी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने हिजबुल की साजिश पर तगड़ा प्रहार किया। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह 7:30 के बुलेटिन में सबसे पहले खबर हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पर एक पत्नी ने अपने अरबपति पति का कत्ल करवाया, फिर उसी के पैसे से अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदवा दी। उसके बाद उसके माता पिता हार नहीं माने। एक प्राइवेट जासूस उन्होंने हायर किया, जिसके बाद जो सबूत सामने आए वो सभी को दंग करने वाले थे। प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर। 8 महीने बाद सुलझी मर्डर मिस्ट्री। प्राइवेट जासूसों की मदद से सुलझी गुत्थी। हाई प्रोफाइल मर्डर की परतें खुलनी शुरू हुई तो रिश्तों पर से भरोसा उठता चला गया। मर्डर की साजिश इतनी खौफनाक थी कि सुनने वाले हैरत में पड़ गए। तस्वीर में दिखाई दे रही महिला प्रियंका बत्रा है और उसके पास खड़ा ये शख्स कथित प्रेमी रोहित। दोनों को पुलिस ने प्लाईवुड उद्योगपति और योगेश बत्रा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया है। योगेश बत्रा को 27 मई 2016 को यमुनानगर में रास्ते से हटाया गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई। योगेश की पत्नी प्रियंका बत्रा और उसका बॉयफ्रेंड रोहित ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 शख्स को कत्ल के लिए तैयार किया। चारों में तय हुआ कि हत्या से पहले योगेश को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाएगा और फिर उसके बेहोश होने पर बॉडी को नहर में ठिकाने लगा देंगे। लेकिन वारदात के वक्त योगेश को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश नाकाम रही। जोर जबरदस्ती की वजह से सुई टूट गई और योगेश को इंजेक्शन नहीं लगाया जा सका। इसके बाद प्रियंका, रोहित और दोनों युवकों ने योगेश के मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोंटकर मार डाला। हत्या के बाद प्रियंका ने इसे हृदय गति रुक जाने के कारण मौत बताया और फिर मृत्यु के अगले दिन बिना पोस्टमार्टम करवाए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो महिला आरोपी महिला है प्रियंका बत्रा, उसके ससुर ने मुकदमा दर्ज कराया था सितंबर महीने में कि उसके बेटे को उसकी बहू ने और उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया है और 4.5 महीने के बाद पर्चा दर्ज हुआ। मई 2016 की ये घटना है। प्रियंका बत्रा के ससुर ने मामला दर्ज करवाया था कि उनकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। मई 2016 की ये घटना है। 4.5 महीने बाद पर्चा दर्ज हुआ।
योगेश बत्रा के पिता सुभाष बत्रा को बेटे की मौत से गहरा झटका पहुंचा। वो मानने को कतई तैयार नहीं थे कि उनका जवान बेटा अचानक उन्हें बेसहारा छोड़कर चला जाएगा। बेटे को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, ऐसे में अचानक उसकी मौत की खबर परेशान कर रही थी। शुरू से ही प्रियंका के सख्त मिजाज के चलते सुभाष बत्रा पत्नी संगीता बत्रा के साथ बेटे से अलग रहते थे। 40 साल के बेटे की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वो इसे नियति का घिनौना मजाक मान चुके थे, लेकिन तभी बहू के व्यवहार में आए बदलाव से उन्हें शक होने लगा। सुभाष बत्रा के मुताबिक योगेश की मौत के कुछ दिन बाद ही रोहित नाम का शख्स घर आने जाने लगा। प्रियंका ने अपने बच्चों को देहरादून पढ़ने के लिए भेज दिया और बत्रा परिवार के जितने भी प्लाईवुड के बिजनेस थे उनकी डायरेक्टर बन गई। बिजनेस की बागडोर हाथ में आ जाने के बाद प्रियंका ने सास ससुर से भी दूरी बना ली। बहू के इस व्यवहार से उन्हें शक होने लगा। हो ना हो बेटे की मौत के पीछे बहू का कोई ना कोई हाथ है। इसी शक के आधार पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, पर शिकायत मौत के 4 महीने बाद यानी सितंबर के महीने में दर्ज कराई गई। इस शिकायत को पुलिस हल्के में ले रही थी। तंग आकर उन्होंने प्राइवेट जासूसों का सहारा लिया। इसके बाद जो सच निकला किसी भूचाल से कम नहीं था। बेटे के कत्ल की गुत्थी खुलती चली गई। प्राइवेट जासूसों ने रोहित और बहू प्रियंका के बीच अवैध संबंधों के पक्के सबूत निकाल लिए। प्राइवेट जासूसों को कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हाथ लगे जिससे उनका शक यकीन में बदल गया। वो जिम में कोई लड़का ट्रेनर है जो कि इनको जिम सिखाता है और सिखाते सिखाते इसका उससे अफेयर हो गया। उसके बाद इन दोनों ने ये प्लानिंग करी कि हम किसी तरह से योगेश हम दोनों के बीच में रुकावट है, उन्होंने उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग से उसकी हत्या 27-28 की रात को की। वहाँ मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्रीज प्रूफ मिले हैं जो कि मैंने उनको थाने में प्रस्तुत किए हैं। इन फोटोग्राफ्स के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। रोहित और प्रियंका के कॉल डिटेल निकाले गए। कत्ल के दिन दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। हत्या के वक्त दोनों के मोबाइल का लोकेशन भी एक ही जगह मिला। पुलिस ने इसके बाद दोनों को दबोचने में वक्त नहीं लगाया। एक बार दोनों पकड़ में आ गए तो पुलिस की पूछताछ में सारी चालाकी सामने आने लगी। पुलिस का दावा है कि प्रियंका बत्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है। यमुनानगर से भूपेंद्र मोर के साथ मंजीत सहगल, आज तक। योगेश बत्रा के कत्ल के बाद पूरा परिवार बिखर गया। सास ससुर से उस पत्नी ने अपने सारे संबंध तोड़ लिए, अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल डाल दिया। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो उसके बाद कोई भी बचाने नहीं आता है। जब सच्चाई सामने आई तो वो कातिल पत्नी सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गई। मेरे सपने में जरूर आता है। मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। मैं इनको कह रही हूँ कि तुम पास में खड़े हो, वो दोनों भाई उन लड़कों से गुंडे से लड़ रहे हो, तुम बचा क्यों नहीं रहे? इकलौते बेटे के छिन जाने का गम बूढ़े माँ बाप को दिन रात सोते जागते जिंदा लाश बना गया। बेटे की याद में आंसू बहाने वाली योगेश की माँ जब भी सोती उसे सपने में अपने बेटे की चीखें सुनाई देती, जिसे 2 गुंडे मार रहे होते और वो रोते हुए उनसे मदद की गुहार लगा रहा होता। हमें ये नहीं पता था कि ये अफेयर का भी चक्कर इसके साथ चल जाएगा। सब कुछ भगवान का दिया हुआ था, कोई कमी नहीं थी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें मालूम नहीं। मेरे सपने में जरूर आता है। मेरे सपने में ये भी आया कि मुझे मम्मी गुंडे मार रहे हैं, बचा लो। मैं इनको कह रही हूँ कि तुम पास में खड़े हो, वो दोनों भाई उन लड़कों से गुंडे से लड़ रहे हो, तुम बचा क्यों नहीं रहे? मैं इनसे लड़ रही हूँ, बत्रा जी से। बेटे की मौत की तह तक जाने की जिद ने बहू और उसके बॉयफ्रेंड को काल कोठरी तक पहुंचा दिया। पुलिस के सामने कातिल बहू ने जो राज खोले वो दंग करने वाले थे। प्रियंका ने बताया कि रोहित एक जिम ट्रेनर था। वो उससे वजन घटाने के सिलसिले में मिली थी। जिम में ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और देखते ही देखते प्रियंका रोहित की दीवानी हो गई। अब उसे घर बार का कोई होश नहीं था। वो घंटों जिम में ही वक्त बिताने लगी। इतना ही नहीं, जिम के बाद भी वो रोहित के साथ पार्टियों में होती। कई बार दोनों डिस्कोथेक में एक साथ घंटों थिरकते रहते। बताया जा रहा है कि जिम ट्रेनर को दिल दे बैठी प्रियंका ने उसे 32 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार तक गिफ्ट कर दी।
जब प्रियंका के पति को यह सब पता चला तो वो आग बबूला हो गया। योगेश ने प्रियंका पर तमाम पाबंदियां लगा दी, उसके आर्थिक लेन देन पर नजर रखने लगा। दोनों के बीच रोहित को लेकर लड़ाइयां भी होने लगी। इसके बाद योगेश को बीच में आता देख प्रियंका ने उसे हमेशा के लिए मिटाने का खौफनाक फैसला ले लिया और उसके इस फैसले में जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड रोहित भी शामिल था। दोनों ने मिलकर योगेश को कत्ल करने की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। साढ़े चार महीने बाद पर्चा दर्ज हुआ। कुछ दिन ये सिटी थाने में तफ्तीश रही, उसके बाद ये CIA करनाल में चली गई थी। उन्होंने इस महिला को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है इस संबंध में। वो एक्चुअल में जिम ट्रेनर थे और जिम में जाते हुए इसकी दोस्ती हुई थी प्रियंका बत्रा की उनके साथ। पर वो कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। गुनहगार कितना भी शातिर हो, जुर्म के निशान उसका पीछा नहीं छोड़ते। यही वजह है कि प्रियंका और रोहित की जुर्म की कड़ी भी खुलती चली गई और दोनों पुलिस के हाथ में चढ़ गए। अवैध संबंध पर सुनहरे भविष्य का उनका खूनी सपना चकनाचूर हो गया। पुलिस ने दोनों को कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब उनकी निशानदेही पर उनके साथियों की तलाश जारी है। यमुनानगर से भूपेंद्र मोर के साथ मंजीत सहगल, आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब का दारोमदार जिसके ऊपर है, यानी कि पुलिस पर है, उनके हाल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। गाजीपुर की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ऐन मौके पर गाजीपुर पुलिस के हथियार ही नहीं चले। देखिए रिपोर्ट। निजाम बदल गया, लेकिन यूपी की पुलिस की ये तस्वीर नहीं बदली। देखिए, जिनके हाथों पर दंगा रोकने की भारी भरकम जिम्मेदारी है, उनका हाथ पांव कैसे फूल रहा है। ना गन चली ना बम, सामने दंगाई भीड़ उबाल मार रही थी और सिपाही से लेकर अफसर हांफते हांफते असलहों में बारूद भरते नजर आ रहे थे। पर ये बारूद असर दिखाएंगे या नहीं, इस पर दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। जवानों की बात तो छोड़िए, अफसरों का हाल दंग करने वाला है। इस मॉक ड्रिल में पुलिस की पोल खुलकर सामने आ गई। कई थानाध्यक्षों के हाथ से एंटी राइट गन और पाइप गनों ने जौहर दिखाने से इनकार कर दिया। डीएम साहब ने मोर्चा संभाला, एक सिपाही की मदद से फायर करने में सफल रहे, लेकिन पास खड़ी महिला एसडीएम पहली बार में नाकाम रही। तो यहाँ भी पास खड़े अर्दली आगे आया। उनकी दूसरी कोशिश ने रंग दिखाया। तेज आवाज के साथ गोला भीड़ की गोद में जा गिरा। बड़ा दिल दिखाते हुए डीएम साहब ने इसका ठीकरा बंदूकों पर ना फोड़कर सबको चौंका दिया। कहते गए, बंदूक नहीं, अफसरों में दिक्कत है। फायरिंग लोग कर रहे थे, उसमें कई लोगों की गन नहीं चल पाई है, तो क्या लगता है ये पुराने गन उनको बदलने की जरूरत है? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ ऑफिसर्स जिनको हैंडलिंग नहीं आती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज हमारे जितने हथियार बिल्कुल प्रॉपर बेहतर है। इधर डंडाधारी पुलिस वालों ने भीड़ को काबू पाने की कोशिश की। डंडा भांजते वो भीड़ पर चढ़ बैठे। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे हथियार नहीं चले। जिन्हें बेहतर ट्रेनिंग मिली थी, उन्होंने दनादन फायर किया। भीड़ को काबू करने में जान लगा दी। एक सिपाही ने गोला फेंका तो जोर का धमाका हुआ। अगले ही पल उसके दूसरे साथी ने गोला फेंका तो फटने की बजाय गेंद बन गया। बेशक ये गाजीपुर में दंगा पर काबू पाने के लिए एक मॉक ड्रिल थी, लेकिन असल हालत में पुलिस और प्रशासन के अफसरों को भीड़ पर काबू पाने में पसीने छूट जाते हैं। समझना मुश्किल नहीं ये क्यों होता होगा। देखिए, विनय कुमार, गाजीपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद मनचलों के खिलाफ विशेष अभियान चल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर और पुलिस के रवैये से भी तंग आकर खुदकुशी कर ली।
उत्तर प्रदेश में जहां एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों के खिलाफ अभियान चला रहा है, सड़क पर मंचलों को धरते पुलिस वालों में तस्वीर खिंचवाने की होड़ मची है। यूपी के नए मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। कमोबेश नई सरकार का हर मंत्री अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा कर रहा है। ठीक उसी वक्त सूबे के कौशाम्बी जिले में एक छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर अपनी जान दे दी। कौशाम्बी की एक घटना ने सरकार और पुलिस के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिपरी थाना इलाके के गाजा गांव में रहने वाली रचना सिंह राम भजन डिग्री कॉलेज में बीएस सेकेंड ईयर की छात्रा थी। पिछले 3 दिनों से कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उसके कहने पर घर वालों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे दूसरे दिन रचना के घर वालों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। इससे हताश होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मेरी बहन परीक्षा देने गई थी, जहाँ पे उससे आशीष नाम का लड़का छेड़खानी कर रहा था 2-3 दिनों से। बाद में हम लोगों ने शिकायत लेके जब कॉलेज गए, कॉलेज वालों ने हम लोगों की नहीं सुनी। फिर हम लोग चौकी गए, चौकी में पुलिस वालों भी नहीं सुना। उल्टा हम लोग के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। जब उल्टा हम लोग के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, उससे आहत होकर कल मेरी बहन ने फांसी लगा ली। छात्रा की खुदकुशी के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पहले कार्रवाई से आनाकानी कर रही पुलिस अचानक नींद से जाग गई। दावे के साथ कहा जा सकता है कि पुलिस की ये बेचैनी लड़की की मौत की वजह से कतई नहीं होगी, बल्कि इस डर से होगी कि कहीं नए निजाम में नप ना जाए। सूचना चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के पास तक आई नहीं थी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने जब देखा कि इस तरह की घटना हुई तो चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर को उनके दायित्व निर्वहन न करने के लिए उन्होंने तत्काल सस्पेंड कर दिया। और वहाँ पे एक सिपाही का भी जो ड्राइवर था उसकी भी कुछ कमी बताई गई तो उसको भी तत्काल सस्पेंड किया गया। उनके परिवारीजन ने 2 लड़कों का नाम लिखा था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। सवाल उठता है कि जब सूबे के मुखिया हर रोज पुलिस और प्रशासन को चेताते हुए दिखते हैं, इसके बावजूद भी यूपी की पुलिस हरकत में क्यों नहीं आती? बेशक प्रशासन ने थाना प्रभारी समेत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों एक लड़की को छेड़खानी की वजह से खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा? जवाब सरकार को भी देना होगा और पुलिस प्रशासन को भी। कौशाम्बी से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।